हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये सोरियासिस पार्ट 2 में नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि सोरियासिस क्या है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है और तमाम इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने काफी विस्तार से पिछले एपिसोड में कर लिया है। अब इस एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग केयर के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। नर्सिंग को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे सोरियासिस के पेशेंट को मैनेज करना चाहिए, एक नर्स का क्या कर्तव्य होता है, उसे क्या क्या करना चाहिए, तो इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, रोगी के वाइटल साइन एवं सामान्य स्वास्थ्य का निर्धारण करना। यानी जीवन के जो आवश्यक लक्षण हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, पल्स काउंट है, टेम्परेचर है, ये तमाम जो वाइटल साइंस है, जो लक्षण हैं, पहले तो हमें इनको चेक करना चाहिए, ये सामान्य है या नहीं है। इसके अलावा बाकी जनरल हेल्थ, सामान्य स्वास्थ्य, यानी इस सोरियासिस के पेशेंट को कोई और स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको देख लेना चाहिए, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। बाकी उसका स्वास्थ्य सामान्य तो है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हमें रोगी को कैसे मैनेज करना होगा, कैसे नर्सिंग केयर आप कर पाएंगे, ये जानने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, रोगी को कौन कौन सी सलाह आपको देनी चाहिए जिससे रोगी का लाभ हो सके। तो पहला तो यही है कि वाइटल साइन के बारे में आप मॉनिटरिंग कर लें, फिर उसके सामान्य स्वास्थ्य के बारे में मॉनिटरिंग करें, फिर दूसरा जो है रोगी के लक्षणों के आधार पर और उनकी गंभीरता को देखते हुए रोगी को उसी के अनुसार परामर्श देना चाहिए। यानी रोगी में कैसे कैसे लक्षण हैं, कौन से लक्षण हैं और वो कितने गंभीर हैं, उनकी सीवियरिटी क्या है, तो इन बिंदुओं का निर्धारण एक नर्स को करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी के इन्फेक्शन के लक्षणों का बारीकी से एग्जामिन करना चाहिए। यानी जो रोगी के अंदर इन्फेक्शन हैं और उनके उपरांत जो लक्षण उसमें दिख रहे हैं, वो लक्षण कैसे हैं, उनकी गंभीरता क्या है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इनका बारीकी से एक नर्स को केयर करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए और उसके अनुसार अपने पेशेंट को तमाम सलाह देनी चाहिए। अगला जो पॉइंट इसमें बताया गया, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवाओं का प्रयोग, जैसे दवा प्रयोग करने का समय क्या है, सही डोजिंग क्या बताई है डॉक्टर ने, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डोज ही दवा को देना चाहिए, सही समय पर देना चाहिए एवं सही रूट के द्वारा देना चाहिए। आईएम देना है, आईवी देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, ओरल देना है या एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है। तो इन तमाम ये जो दवा के प्रयोग के जो रूट बताए गए हैं, इनमें से किस रूट के द्वारा आपके पेशेंट को दवा दी जानी है, उसका पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूशन कराना है, इन तमाम बातों का निर्धारण एक नर्स को करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को, रोगी को सलाह मशवरा देना चाहिए। अगला बिंदु इसमें बताया गया, व्यक्तिगत साफ सफाई, जैसे प्रतिदिन स्नान एवं चिकित्सक द्वारा बताए गए तेल साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ये सोरियासिस का जो पेशेंट है अपने मन से अपनी पसंद के अनुसार ना तो कोई तेल यूज कर सकता है, ना तो कोई साबुन यूज कर सकता है, क्योंकि वो मेडिकेटेड अगर नहीं है और उससे हो सकता है कि उसके सोरियासिस की जो प्रॉब्लम है वो दिक्कतें उसकी और बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नर्स की एक ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने पेशेंट को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो डॉक्टर ने गाइड किया है कि यही तेल, यही ऑयल ये यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक साबुन सोप का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह की जानकारी अपने पेशेंट को देना चाहिए एक नर्स को, जिससे पेशेंट का लाभ हो सके। क्योंकि वो अपने मन से अगर ऐसा कर लिया
तो उसे तो कुछ पता नहीं है किस किस साबुन से उसका अहित हो सकता है, किस साबुन से उसको लाभ मिल सकता है, तो उसका नुकसान हो सकता है, उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो एक नर्स की ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि नहीं, अपने पेशेंट के साथ वो हमेशा जागरूक रहे और डॉक्टर के पर्चा के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार जो इंडिकेशन है ऑयल के लिए या सोप के लिए, वो प्रयोग करने के लिए पेशेंट को सलाह दे। और क्या करना चाहिए, रोगी को प्रभावित भाग पर स्क्रैच न होने देने की सलाह एवं नाखूनों को छोटा रखने की सलाह देनी चाहिए। ये नाखून से जब इचिंग होती है तो जाने अनजाने व्यक्ति का हाथ वहां चला जाता है जो अफेक्टेड पार्ट है, और वहां पर काफी इचिंग होती है, तो उसे खुजलाने में उसे आनंद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन उसके अपोजिट उसका नुकसान होता है, वहां पर स्क्रैचेज बन जाते हैं, त्वचा जो है खुरदरी हो जाती है, वहां पर खरोंच लग जाता है। तो नर्स को ये चाहिए कि अपने पेशेंट को केयर करे और बताए कि नाखून वो छोटा करके रखे, ताकि अगर कहीं खुजलाता भी है तो कहीं स्किन पर स्क्रैच नहीं आएगी, अफेक्टेड पार्ट पर कोई खरोंच नहीं बनेगी, जिससे पेशेंट को ठीक रहेगा। अगला पॉइंट जो बताया गया, रोगी को हमेशा प्रसन्नचित्त रहने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्ट्रेस एवं एंजाइटी सोरियासिस का रिस्क फैक्टर माना जाता है। वैसे तो किसी भी हाल में व्यक्ति को प्रसन्न रहना ही चाहिए, चाहे वो रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, लेकिन खास तौर से ये जो सोरियासिस का पेशेंट है, इसके लिए दिमागी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी और उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, ये बढ़ने का एक कारक हो सकता है। तो नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को मोटिवेट करती रहे, सलाह देती रहे, प्रयास करती रहे कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, ताकि उसके रोग में कोई अतिरिक्त दबाव न बढ़े और उसकी दिक्कतें और न बढ़े। और क्या बताना चाहिए, रोगी को प्रभावित भाग पर कॉटन के हल्के कपड़े प्रयोग करने चाहिए। ये जो पॉलिएस्टर वगैरह के धागे से बने हुए कपड़े होते हैं, इनमें काफी इचिंग होती है और उसमें एयर वगैरह जो है छन करके स्किन पर नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो सोरियासिस का पेशेंट है, उसका जो अफेक्टेड पार्ट है, उसको हमेशा सूती कपड़े ही यूज करने चाहिए, खासतौर से उस एरिया में जहां पर ये प्रॉब्लम है, अफेक्टेड पार्ट है, सोरियासिस की दिक्कत है, वहां पर तो भरसक हल्के कॉटन के कपड़े प्रयोग करने चाहिए। ये पॉलिएस्टर के धागे वाला कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अफेक्टेड पार्ट पर अफेक्टेड पार्ट पर ड्रेसिंग करते समय हमेशा स्टिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। ये स्टिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग क्या है, तो आप जानते हैं कि हमेशा हेल्थ वर्कर जब भी अपने पेशेंट का केयर करता है तो कुछ उसके लिए नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको हमेशा उसको प्रयोग में लाना चाहिए अपने पेशेंट का केयर करते समय। जैसे ग्लव्स है, साफ सफाई के लिए जो बताए गए हैं उपाय, तो इनको हम एक मुफ्त नाम देते हैं, स्टिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग, गाउन का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, ग्लव्स का प्रयोग। तो ये तमाम चीजों का हमेशा यूज करना चाहिए। जब भी आप इस तरह के पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं तो इन चीजों को दिमाग में रखिए और इनका स्ट्रिक्टली यूज करना चाहिए, अन्यथा आपके लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है, आपके पेशेंट के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है। अगला पॉइंट बता गया, रोगी को पौष्टिक भोजन एवं पर्याप्त आराम करने की सलाह देती रहनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को अच्छे हेल्थ में रखने के लिए एक अहम कारक माना जाता है। तो चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, पौष्टिक भोजन तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन वे व्यक्ति जो किन्हीं न किन्हीं प्रॉब्लम से ग्रसित हैं,
तो उनके लिए तो ये न्यूट्रिशनल भोजन, उनके भोजन में न्यूट्रिएंट्स का जो परसेंटेज है वो थोड़ा हाई ग्रेड में होना चाहिए। यानी उनको हमेशा बैलेंस डाइट देने की सलाह देनी चाहिए, या ऐसे भोजन के लिए वो मोटिवेट करते रहना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे लेवल पर पाए जाते हैं, जिससे उसके हीलिंग में, उसके ठीक होने में, स्वस्थ होने में काफी मदद मिलती है। और अगला पॉइंट क्या बताया गया, रोगी को हमेशा इमोशनल सपोर्ट देते रहना चाहिए तथा परिजनों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने की सलाह देते रहनी चाहिए। यानी जो रोगी है तो एक नर्स का कर्तव्य बनता है कि अपने पेशेंट को वो हमेशा इमोशनल सपोर्ट दे, मानसिक सपोर्ट दे। आप ठीक हो जाएंगे, अब इतना अच्छे हो चुके हैं, अब इतना बाकी है, इतना देर और ये ट्रीटमेंट लीजिए, ये करिए, वो करिए, ताकि आपको स्वस्थ होने में समय कम लगेगा, आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह के तमाम इमोशनल, आप घबराइए नहीं, आपका रोग ऐसा नहीं है कि ठीक न हो। तो इस तरह के तमाम इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को मिलने से वो मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है, स्वस्थ होता है और एंजाइटी लेस होता है। तो उसके हीलिंग में भी प्रमोशन देखने को मिलता है। तो एक नर्स को चाहिए कि पेशेंट को हमेशा इमोशनल सपोर्ट देते रहे समय समय पर, और उसको ये भी राय दे, सलाह दे कि आपको जो कोई भी दिक्कत है वो आप अपने परिजनों के साथ शेयर करें, उसको दबा कर न रखें, उसे छिपा कर न रखें। जो भी कष्ट है या जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको परिवारी जनों के साथ खुल करके शेयर करिए। इससे आपको स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी के परिजनों को यह बताना चाहिए कि सोरियासिस संक्रामक बीमारी नहीं है। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सारे लोग उससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं, कहीं हमको भी ये छुआछूत की वजह से न हो जाए। तो बात तो सही है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो छुआछूत की वजह से दूसरे में फैल जाती हैं। लेकिन जहां तक बात सोरियासिस की है, तो यह इस तरह की संक्रामक बीमारी नहीं मानी जाती है कि एक व्यक्ति को हो गई तो परिवार में दूसरा भी उसको टच कर लिया तो उसको ही हो जाएगी। यह इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो परिवारी जनों को चाहिए कि उससे दूरी न बनाए, क्योंकि यह संक्रामक नेचर की बीमारी नहीं होती है। जिसको है, बाकी दूसरे को होना होगा होगा, ना होना होगा नहीं होगी। लेकिन उसके छूने से, टच करने से ऐसा कुछ नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। और जो आखिरी पॉइंट इसमें बताया गया वो है रोगी तथा उसके परिजनों को सोरियासिस क्या है, उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, उससे किस तरह से हमें बचना चाहिए, इन तमाम बातों पर, यानी ये मोटी मोटा कह लीजिए कि हेल्थ एजुकेशन रोगी एवं उसके परिवारजन के लिए बहुत ही कामयाब रास्ता है, जिससे रोगी भी स्वस्थ होने में कम समय लेगा और उसके परिवारजन भी अपने को बचा सकें। तो इस तरह के बीमारियों का एक जो आम लोगों में बीमारी के प्रति जो नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल को थोड़ा बढ़ाने में एक हेल्थ केयर की, एक नर्स की काफी भूमिका होती है। ये बीमारी क्या है, ये कैसे फैलती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, इन तमाम बातों की अगर अवेयरनेस आम आदमी में है तो वो बहुत सारी बीमारियों से अपने को सुरक्षित रख सकता है। तो इस तरह का ज्ञान पेशेंट तथा उसके परिवारजनों को देना चाहिए। तो ये तमाम जो उपाय बताए गए, ये सोरियासिस पार्ट 2 में नर्सिंग मैनेजमेंट के तहत बताए गए। तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रहें, कहीं भी रहेंगे जीवन में सफल रहेंगे। बाकी अगले एपिसोड में हम कोई दूसरी प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, जिसके बारे में आपके साथ काफी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे।